हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम लोग प्रयोगशाला परिचारक के लिए भौतिकी विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा, जो पेरिस्कोप होता है वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परावर्तन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोगों को पता भी होगा, रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन वह भौतिक घटना होती है जिसमें कि मान लीजिए कोई भी प्रकाश किरण है वो इस सतह से टकराई और वापस से उसी माध्यम में उसी माध्यम में वापस लौट जाती है टकरा कर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। जनरली जो है वो ये घटना तब होती है जबकि जो प्रकाश है वो किसी चिकनी या फिर अपारदर्शी सतह से टकराता है। जैसे मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरण है वह किसी मेटल से टकराया और वो बिल्कुल उसी माध्यम में वापस चला गया। अब देखिए, परिदर्शी क्या होता है? तो परिदर्शी एक तरीके का प्रकाशिक यंत्र है। क्या है परिदर्शी? प्रकाशिक यंत्र है। इसको याद रखिएगा, जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसका उपयोग जनरली पनडुब्बी, युद्धपोत में छिपे सैनिकों के द्वारा लक्ष्य को देखने एवं शत्रुओं की जो गतिविधियों है उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा। और परिदर्शी जो है वो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर देखिए, प्रकाशीय फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैंने कल की क्लास में पूर्ण आंतरिक परावर्तन को विस्तार से एग्जाम्पल के साथ बताया है, तो एक बार आप वो क्लास देख लेंगे। आगे देखिए, लिखा है ऑप्टिकल फाइबर का जो आविष्कार है वो किसने किया? तो याद रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर जो है उसका आविष्कार नरेंद्र कपानी ने किया है। यहाँ क्या लिखा है? ऑप्टिकल फाइबर एक लचीली पारदर्शी बेलनाकार नलिकाएं हैं जो कि विशुद्ध कांच की बनी होती है, जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। वर्ष 1952 में भारत में जन्मे अमेरिकी भौतिकीविद नरेंद्र सिंह कपानी के द्वारा किए गए प्रयोगों के फलस्वरूप ही ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार हुआ था। देखिए, यहाँ लिखा है कि प्रकाशिक तंतु का यूज जो है वो निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? बुनाई के लिए या फिर वाद्य यंत्र के लिए या फिर आंख की शल्य क्रिया के लिए या संचार सेवा के लिए? तो याद रखिएगा, संचार सेवा के लिए किया जाता है प्रकाशिक तंतु का यूज। प्रकाशिक तंतु को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। इसको भी आप लोगों को याद रखना है, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है। फिर एक और बात कि जो प्रकाशीय तंतु है वो कांच या प्लास्टिक से निर्मित एक तंतु होता है जिसकी जो लंबाई है उसकी दिशा में प्रकाश का संचरण हो सकता है। इस प्रक्रिया में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और आजकल आप लोगों को पता होगा कि आजकल संचार में इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग हो रहा है, क्योंकि इनकी सहायता से सिग्नलों को क्या कर सकते हैं? अधिक दूरी तक बिना परिवर्तित किए ले जाया जा सकता है। यानी कि जब बहुत ज़्यादा दूर तक हम लोगों को सिग्नल जो है वो पास करना है तो उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो कि आमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो आमाशय में मुंह के द्वारा निविष्ट की जाती है। इसमें क्या अंतर्विष्ट है? तो याद रखिएगा, प्रकाशिक फाइबर यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जिसे कहते हैं। देखिए, अंतर्दर्शी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंडोस्कोप। आप लोगों ने सुना भी होगा, डॉक्टर जो है वो कई बार जैसे कि हमारे पेट से संबंधित कोई समस्या हो जाती है तो जनरली वो एंडोस्कोपी करते हैं ना, तो वो किस यंत्र से किया जाता है? एंडोस्कोप से किया जाता है। इसमें बेसिकली एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसमें कि बेसिकली प्रयोग होता है ऑप्टिकल फाइबर का, जो कि पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इतना आप लोगों को पता होगा। आगे देखिए, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश जो है वो पानी से होकर कांच में जाता है। पानी से होकर कहाँ जाता है? कांच में जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो तभी होता है जब प्रकाश जो है वो सॉलिड माध्यम से आती है। ठीक है, यानी कि अगर ये बेसिकली सघन माध्यम से विरल में आएगी तो ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन विरल से सघन में जाएगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। इतना आप लोगों को याद रखना है।
आगे देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो जो अंतरिक्ष यात्री हैं, उनको आकाश इसलिए नीला दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, सॉरी यहाँ लिखा है अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो कौन से कलर का दिखाई देता है? तो यहाँ पर बेसिकली हो जाएगा काला रंग का दिखाई देता है। क्यों काला रंग का दिखाई देता है, क्या रीज़न है? तो याद रखिएगा कि जब दिन होता है तो दिन में वायुमंडल की धूल और गैसों के कणों के द्वारा सूर्य के प्रकाशीय वर्णक्रम में उपस्थित जो नीले रंग का प्रकीर्णन है या फिर फैलाव, वो अन्य रंगों की तुलना में अधिक होता है। इस वजह से ही हमें जो है वो आकाश नीला दिखाई देता है पृथ्वी पर, ठीक है, धरती पर रहते हुए। लेकिन जो अंतरिक्ष यात्री हैं, वो तो बेसिकली जब आकाश को देखते हैं तो उस टाइम पे अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है। तो जब वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है तो प्रकाश का प्रकीर्णन तो नहीं हो रहा है वहाँ पर, और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो रहा है तो बादल का जो है उनको रियल कलर दिखाई देता है। कौन सा कलर दिखाई देता है? काला रंग दिखाई देता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। फिर आगे देखिए, आकाश जो है वो किस कारण से नीला होता है? तो याद रखिएगा, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, आप लोगों को एक बात तो पता ही होगा कि जो आकाश है, ठीक है, जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है, मैंने बताया प्रकीर्णन के कारण। लेकिन आप लोगों को इतना भी पता होगा कि जो जो सन है, ठीक है, मान लीजिए सन है, सन से जो है वो प्रकाश जब आती है तो बेसिकली 7 कलर का प्रकाश आता है, यानी कि सूर्य से आने वाला प्रकाश अनेक रंगों से युक्त होता है और इनमें से 7 रंगों को हमारी आंखें देख सकती है, जो इस प्रकार से है। जैसे मान लीजिए हो गया बैंगनी, हो गया आसमानी, हो गया नीला, हो गया हरा, पीला, नारंगी या लाल। इनमें बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। और मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होगा? बैंगनी रंग का। तरंग दैर्ध्य कम होगा तो प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा, प्रकीर्णन कम होगा। देखिए, सूर्य का जो लाल रंग है वो तो बिना प्रकीर्णित हुए क्या हो जाता है? पृथ्वी पर पहुंच जाता है। पर नीला प्रकाश हवा में मौजूद गैस, अणुओं, धूल कणों आदि से क्या हो जाता है? प्रकीर्णित हो जाता है और बहुत देर तक क्या रहता है? हवा में ही विद्यमान रहता है। इसी प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें क्या करते हैं? नीला दिखाई देता है। फिर आगे देखिए, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। आगे देखिए, इंद्रधनुष जो है वो किस कारण से बनता है? तो जो इंद्रधनुष है, बताइए किस कारण से बनता है? मैंने आप लोगों को बताया है। याद रखिएगा कि जो सूर्य की किरणें हैं, अगर वो अपवर्तित और परावर्तित दोनों होगी तो उस कारण से वो इंद्रधनुष बनाती है। बट यहाँ पर कहीं पर भी अपरिवर्तित और परावर्तित नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि रीजन मेनली यही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बेसिकली आप गलत मान सकते हैं। ठीक है, एक बार इसका सॉल्यूशन जो है काफी विस्तार से दिया हुआ है, एक बार उसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, सूर्य की जो किरणें हैं वो वर्षा की बूंदों से अपरिवर्तित एवं परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाती है। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाता है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि सूर्य का प्रकाश जो है वो विभिन्न रंगों से मिलकर बना होता है, लेकिन हमारी जो आंखें हैं वो केवल 7 रंगों को ही देख सकती हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई हम प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म में अगर हम सनलाइट पड़ता है, आप लोगों ने स्कूल में प्रैक्टिकल किया होगा, तो कई बार क्या होता है कि प्रकाश की जो किरण है वो प्रिज्म से टकराकर कई रंगों में बट जाती है। इस प्रकार प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम या श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण या फिर परिक्षेपण कहते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में वन लाइनर में यही चीज पूछ देता सेम, कि जो बेसिकली रंगों का समूह होता है और रंगों के समूह को विभक्त होने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, वर्ण विक्षेपण या फिर परिक्षेपण। परावर्तन जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन के द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्या है सबसे अच्छा एग्जाम्पल? इंद्रधनुष। देखिए, वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का विक्षेपण इंद्रधनुष के सुंदर रंगों के कारण है।
मतलब कि जब भी बारिश होता है तो बारिश की छोटी-छोटी बूँदें होती हैं। अब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या करती हैं वो? प्रकिरणित कर देती हैं, परावर्तित कर देती हैं, अपवर्तित कर देती हैं प्रकाश को। इस वजह से क्या होता है, हमें इंद्रधनुष 7 रंगों का दिखाई देता है। इसी प्रकार क्या होता है, वर्षा के ठीक बाद बादलों में जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन होता है, जो कि प्रिज्म की भांति व्यवहार करने लग जाती है। कौन प्रिज्म की भांति बिहेव करता है? तो जल की बूंदे सेम टू सेम वैसा बिहेव करता है जैसे आप लोगों ने प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट किया होता है। ठीक है, तो जिनसे क्या हो जाता है, वो बूंदों से प्रकाश जो है वो परिक्षेपित होकर रंगों की एक पट्टी बना लेता है, जिसे कि वर्णक्रम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी को जनरली इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखिए, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? तो इंद्रधनुष की जो रचना है वो किससे होती है? जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है, वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैंने ये तो बताया था आप लोगों को कि जनरली जो है अपवर्तन एवं परावर्तन के मिलने से ही क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। आगे देख लेते हैं अब। आगे देखिए, इंद्रधनुष में क्या होता है, गलत कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रूप में बैंगनी प्रकाश होता है। तो आप लोगों ने अगर कभी देखा होगा इंद्रधनुष, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पृथ्वी के जो सबसे करीब होता है कलर, वो बैंगनी होता है। ठीक है, ये सही है। फिर देखिए, पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुकाव, ये भी सही है। फिर है, आकाश की ओर इसके सबसे बाह्य रंग के रूप में लाल होता है। सबसे बाहर लाल और सबसे भीतर बैंगनी। बिल्कुल सही है, तीनों ही सही है। तो गलत कौन सा हो गया? फोर्थ नंबर, पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल होता है, गलत है। अंदर जो है वो बैंगनी होता है। आई होप कि आप लोगों को आज का जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।